ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच महायुद्ध या यूं कहें खाड़ी 3.0 का 32वां दिन है। जंग के कारण दुनिया में ऊर्जा का संकट है। कई देशों में एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि इमरजेंसी लगानी पड़ी है। ईरान ने अपनी तरफ से युद्ध खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं ईरान से बात हो रही है, कभी ईरान को तबाह करने की धमकी दे डालते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है। ये जानना चाहिए आपको कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो हम बड़ा हमला करेंगे। बड़े अटैक की यहाँ पर धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ईरान के तेल भंडार को हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। खार्ग द्वीप पर कब्जा हम कर लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ ही पानी के प्लांट तबाह करने की धमकी भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी यहाँ पर सामने आई है। तो इसी बड़ी खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन जुड़ेंगे और साथ ही मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल साहब हैं। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन राजीव सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी कि किस तरह से हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध जो है और पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप की ये नई धमकी। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप कौन सी धमकी कब दे दे ये कहा नहीं जा सकता। दुनिया इस बात को लेकर अचंभित है कि ट्रंप की कौन सी धमकी नई धमकी है और कौन सी धमकी पुरानी धमकी है। और रोजाना जिस तरह से बयान बदलते हैं उससे ये लगता है कि ट्रंप जो आखिर क्या कह रहे हैं। ट्रंप की जो नई धमकी की जो हम बात कर रहे हैं, जंग नहीं होगा खत्म, क्वेश्चन मार्क। इसलिए 6 मार्च को ट्रंप कहते हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, लेकिन ईरान जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, वो उल्टे पलटवार करता है। वहीं 10 मार्च को कहते हैं ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज नहीं खुला तो 20 गुना बड़ा हमला होगा। उसके बाद क्या होता है? बड़ा हमला तो नहीं होता है। उसके बाद 21 मार्च को बयान यह आ जाता है कि पावर प्लांट पर हमले की धमकी, 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं ईरान को, लेकिन उसके बावजूद ईरान पर कोई असर नहीं होता है। उल्टे होता ही है कि ट्रंप जो है 22 मार्च की बात करें तो 48 घंटे के अल्टीमेटम को और आगे बढ़ा देते हैं, या ये कहें कि हम मौका और दे देते हैं। 30 मार्च को कहते हैं कि डील नहीं तो ईरान पर हमला करेंगे। तो ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है ईरान पर कुछ नहीं हो रहा है। उल्टे ईरान जो है लगातार पलटवार कर रहा है और जिस तरह से आप अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बात करें, एक पर एक निशाना बना रहा है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता में डालने के लिए काफी है। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल के सिन्हा, यहाँ पर आखिरकार सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? यूएस इस कन्फ्रंटेशन को कंट्रोल कर रहा है या सिचुएशन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है? जय हिंद अदिति। देखिए, जो आपने बात में कहा कि सिचुएशंस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को इजराइल के अंदर में उसको कंट्रोल करती हुई दिखाई देती है। देखिए, इनका जो पहले का प्लान था जो 28 आपने देखा फरवरी को हुआ था शुरू, तो लगातार सेम रिट्रीब्यूशन है। 32 दिन में क्या है, आज इस्फहान के अंदर में 1000 के आसपास में उन्होंने अटैक किया है। इस्फहान उनका सबसे तीसरा बड़ा देश है और उनके पावर प्लांट पे भी किया है। ये जो कहते हैं, तो इसमें एक जो चीज डिफीट हो रही है, एक कोहर्शन, धमकी देना और धमकी के बाद वही कार्रवाई करना जो आप 32 दिनों से कर रहे हैं। और देखिए, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने तो दिखाई दिया कि वो किस तरह से रीजनल वॉर को एक ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। इसके अलावा पूरा का पूरा आपने बताया कि पर्शियन गल्फ के ऊपर में, स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर में, अभी तो उसने टैक्स वसूल की बात कर रहा है। वो कहता है अमेरिका और जो इजराइल है उसके अलावा सारे देशों से $4 लाख पर शिप वो लेगा और उनके संसद ने उसको पास कर दिया है। तो आप जब इस तरह से करते हैं, देखिए, एक एयर पावर का, एक स्ट्राइक का, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का, और एक जब उसका एक लिमिटेशंस है। आप किसी चीज को मारेंगे तो खंडर के ऊपर में मारते जाइए, का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग मारे जाते हैं, मगर उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरा ध्वस्त करना बाय एयर पावर, इट इज इम्पॉसिबल। मिलिट्री डोमेन में तो हम लोग यही सीखें। उसके अलावा जो कह रहे हैं कि नहीं हम ग्राउंड अटैक्स करेंगे, ग्राउंड अटैक्स में 2502 उन्होंने एक्सपेडिशनरी जो मेरीन कोर की बात कर रहे हैं, और 82 एयरबोर्न डिवीजन में 15,000 से बोलते हैं 5,000 इस्फहान में जाएंगे और 440 किलो जो उनका इंजन है उसको खोल लाएंगे। ये बच्चों की गेम है या वीडियो गेम्स में 37-38 साल की है, हमने ये ऑपरेशंस, इस टाइप के ऑपरेशंस किए हैं।
और मैं इसमें एक कमांडो विंग में इसको हम लोग करते थे एयर असॉल्ट की। ये कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती बिना लिंकअप के। एक इलाके में जहां आप जा ही नहीं सकते, ग्राउंड फोर्स को उतार नहीं सकते बड़े, तो आप एयरबोर्न ऑपरेशंस और एक्सपेडिशनरी फोर्स से आप उन चीजों को कर दिखावे कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसका असर नहीं ये कोई पड़ेगा। एक घंटे की कार्रवाई तो है नहीं कि आपने फोर्सेस को उतार दिया और यूरेनियम जो है वहां से आपने ले लिया और उसके बाद आप निकल जाइए, तो इम्प्रैक्टिकलिटी की बात हो जाएगी। प्रभुदयाल सर, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई धमकी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो हम बड़ा अटैक करेंगे, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप के सहयोगी जो अमेरिकी मीडिया से बोल रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिना हॉर्मुज खुले भी युद्ध खत्म कर सकते हैं ट्रंप। जी बिल्कुल, अगर ट्रंप चाहें तो ये युद्ध कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो बौखलाए हुए हैं। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, क्योंकि उनको कंपेयर किया जा सकता है एक वुंडेड टाइगर से। अपने को बड़ा शेर समझते थे, लेकिन जो उनको घाव लगे हैं उसको उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो बौखलाए हुए हैं और उनको ये साफ साफ मालूम हो गया है कि वो इस लड़ाई में रोज बरोज और फंसते जा रहे हैं, दलदल में और धंसते जा रहे हैं। क्योंकि फंसना तो, अगर आप लड़ाई में हाजिर होंगे तो फंस तो सकते हैं, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह की एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनाएं। जनरल साहब ने सही कहा कि वो कभी कभी बात करते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन की, लेकिन जितनी उनके ग्राउंड ट्रूप्स है उससे कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता। उनको बहुत बड़ी संख्या में ग्राउंड ट्रूप चाहिए। फिर इतनी संख्या में आएंगे तो क्या ईरान तैयार नहीं बैठा हुआ है? ईरान भी बड़े घातक रिटेलिएटरी अटैक्स करेगा, और बॉडी बैग्स जब जाने शुरू होंगे तो अमेरिका में जो गुस्सा अभी भी बहुत ऊपर हुआ है, अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ जाएगा। अभी तो कुछ 2-3 दिन पहले ट्रंप के खिलाफ इतने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए, लोग वाकई में बहुत परेशान हैं। तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है उसकी जिम्मेदारी अब हो गई है कि वो ट्रंप को रोके, क्योंकि ट्रंप तो ऐसी मनमानी कर रहे हैं जो कि सिर्फ मेरे विचार में शायद हिटलर ने की थी। एक बार तमाम देशों को नुकसान पहुंचता जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह की मनमानी वो करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे हिटलर ने कभी की थी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में एक तरफ बात जो करते हैं ट्रंप और जो कर रहे हैं जमीन पर, उसमें कितना फर्क है ये भी देख लीजिए। बड़ी खबर आ रही है, ये ईरान के परमाणु सिटी इस्फहान पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से ये अटैक किया है। इस्फहान में ईरान का बड़ा परमाणु केंद्र है। नातांज से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है ये, लेकिन इस्फहान भी एक बड़ा यहाँ पर परमाणु केंद्र है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर बंकर बस्टर बम जो था उससे ये अटैक किया गया है इस्फहान पर अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद इतना बड़ा धमाका, आग की लपटें उठी और काले धुएं का गुबार यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कितना बड़ा ये धमाका हुआ है यहाँ पर, और इस्फहान में ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो ईरान का जो परमाणु केंद्र है, परमाणु सिटी इस्फहान पर ये बड़ा अटैक किया गया। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्फहान कितना ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर ईरान के लिए, और जब बंकर बस्टर बम से अटैक होता है तो वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। राजीव, देखिए बहुत बड़ी बात है। ये ईरान का कह सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा शहर है और एटमी ठिकाना, और यहाँ पर जिस तरह से बंकर बस्टर इस्तेमाल किया गया अमेरिका के द्वारा, इसका सीधा मतलब ये होता है कि तकरीबन 50-60 मीटर गहराई तक अगर कोई कंक्रीट का कोई कह सकते हैं कोई बिल्डिंग में स्ट्रक्चर बनाओ तो उसको भी तोड़ सकता है, उसको भी नीचे जा सकता है। और जिस तरह से जो एम्यूनिशन डिपो था, यानी हथियार का डिपो था, पूरी तरह से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। इससे साफ तौर पर लगता है कि अमेरिका की मंशा है ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको डैमेज करना, उसको नुकसान पहुंचाना। और नुकसान यहाँ इतना बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह से विजुअल को देखें, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि धमाके जिस उठ रहे हैं बहुत ज्यादा है। और ईरान का जो यूरेनियम जो है उस पर अब कब्जा करने की बात आ रही है, ट्रंप की जो कोशिश है। और ईरान का अगर देखें तो 3 जगहों में इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर साइट तो है ही, यहां पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी है। समझा जाता है कि यहां पर जो है ईरान ने अपने न्यूक्लियर छुपा के रखे। दूसरा है फोडो में, और तीसरा जो है नातांज। और नातांज का जो न्यूक्लियर जो माना जाता है कि जो एटमी ठिकाने पिकैक्स माउंटेन है, जो ग्रेनेड
तरीका बना हुआ है, वहां पर अंडरग्राउंड तकरीबन 500 से 600 मीटर अंडरग्राउंड, जिसको कह सकते हैं सिटी नुमा ईरान ने बना रखा है, और जहां 450 किलो यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अमेरिका को सबसे पहले ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। यार अमेरिका की सेना जब तक जमीन पर नहीं आएगी तब तक इस यूरेनियम पर कब्जा नहीं कर सकती। हालांकि ट्रंप इस की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का यह भी कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना जमीन पर उतरे और हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नुकसान जो होगा उसके लिए अमेरिका तैयार रहे। बिल्कुल, तो 450 किलो यूरेनियम जो है उस पर कब्जे की तैयारी के दावे यहां पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट के सिन्हा सर और प्रभुदयाल सर दोनों ने बोला है कि ये नादानी वाली बातें हैं और ये बच्चों का खेल नहीं है इस तरह से यूरेनियम पर कब्जा कर लेना। आपको ग्राउंड पर उतरना होगा और कुछ घंटों में नहीं कई दिनों तक में ये होगा, और जब ईरान आप पर अटैक करेगा तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इधर अमेरिकी आर्मी के जो 3 डिवीजन है उसमें से एक 82 एयरबॉर्न डिवीजन जंग में शामिल हो चुकी है। 2 डिवीजन जो है वो रास्ते में है, जो कुछ ही दिनों में शामिल हो जाएंगी। और अमेरिकी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है। क्या ईरान में एंट्री करने वाली है अमेरिकी सेना? ट्रंप का सीक्रेट प्लान सामने आ गया। क्या आर पार की लड़ाई के बाद ही ठंडी होगी युद्ध की आग? समय की सुई घूम रही है जो मिडिल ईस्ट को तबाही के करीब ला रही है, और ये घड़ी जब थमेगी तो टाइम बम फटेगा। क्योंकि ईरान अमेरिकी जंग में आसमान से बारूद की बारिश तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अब बारी है जमीन पर आमने सामने के जंग की। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग्स हो चुकी हैं। ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड का ब्लूप्रिंट भी दिया जा चुका है। अब बारी है ट्रंप के ग्रीन सिग्नल की। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहता है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान या वियतनाम साबित हो। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ऑपरेशन पेंटागन पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है अमेरिका 5 चरणों में अपने मिशन को अंजाम देगा। पहले चरण में फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इसके लिए एंटी शिप मिसाइल सी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। दूसरे चरण में फारस के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद द्वीप पर अमेरिकी कब्जा कर सकते हैं। तीसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए माइन ब्रेकर शिप्स पहुंच रही हैं, जो ऑपरेशन शुरू कर सकती है। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है। इसके लिए मरीन कमांडोज को भी उतारा जाएगा। और 5वें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज है। हमें उन सभी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शक्ति सीमित है। देखिए, हम बॉलरूम के मामले में काफी आगे चल रहे हैं। हम ईरान के मामले में भी काफी आगे हैं। हम कई हफ्ते से आगे चल रहे हैं। अगर आपने कहा होता कि 3 दिन में हम 158 जहाजों को नष्ट कर देंगे, उनकी पूरी नौसेना को, जो हमने कर दिखाया। हमने उनकी पूरी वायुसेना को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा सा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शुरू से एक ही था। वो शुरू से ईरान के तेल और उसके यूरेनियम पर नजर बनाए हुए थे। तेल पर पूरी तरह कब्जा। तेल और यूरेनियम पर कब्जा तभी हो सकता है जब अमेरिकी सेना ईरान में कदम रखे। ईरान की कोस्टल लाइन करीब 1500 किलोमीटर लंबी है, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोखिम को देखते हुए लगातार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। अब ये सैनिक केवल डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। और इधर एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों से कहा है कि अमेरिकी सेना को निकालने का
ये सही समय है। अब्बास अराक्ची है ईरान के विदेश मंत्री, लगातार वो मुखर होकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा यही सही समय है जब अमेरिकी सेना को निकाल देना चाहिए। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि हमारी जंग पड़ोसियों से नहीं अमेरिका से है और ये सही समय है कि पड़ोसी देश अमेरिकी सैनिकों को निकाले। उन्होंने सऊदी बेस पर तबाह अमेरिकी विमान की तस्वीरें भी साझा की है। यहाँ पर के सिन्हा सर, ये जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है, किस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि अब्बास अराक्ची जो है वो ये बात कह चुके हैं सऊदी को पहले भी, और वो कहते हैं ना कि इस्लामिक ब्रदरहुड की बात वो लगातार यहाँ पर कहते आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब अगर हमें भाईचारा रखना है तो क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिकी की मौजूदगी जो है उसे खत्म करना होगा। तो अब दूसरे देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है। देखिए अदिति, जो अराक्ची कह रहे हैं उनके बातों में दम है। हाँ। देखिए ये जो डिवाइड होता है, सिया सुन्नी डिवाइड कर लिए, अरब और ये कहते हैं पर्शियन जो डिवाइड है, इसको आप नहीं खत्म करेंगे तो ये ऐसा ही सुलगता रहेगा। और देखिए बात क्या है, अब आप जानती ही हैं जितने भी खाड़ी के देश हैं, खास करके जो पर्शियन गल्फ में है, कुवैत से लेकर के ओमान तक ले लीजिए, उसमें आपका बहरीन भी आता है, कतर भी आता है, यूएई भी आता है, सऊदी अरेबिया भी आता है। और इसके अंदर में जो मिलिट्री बेसिस इन्होंने बनाए थे विद इनकी एक टैसिट सब ये थी कि पर्शियन गल्फ कभी बंद नहीं होगा। जो आपके 5th फ्लीट है जो कि बहरीन में रहता है, जो एक आइलैंड नेशन है, उससे उन्होंने तो अभी तो केवल 100 लोग बचे हैं। तो बात उनकी बातों में एक दम है कि देखिए इनके अंदर में एक रीसेटिंग तो हुआ था, चाइना ने करवाया था, और अब्राहम अकॉर्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था जो अमेरिका करता था, पर बीच में सारी चीजें बदल गई। उसमें ईरान का बड़ा दोष था जब उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर में 7 अक्टूबर को किया, बट उसके बाद जो आपके एम्स थे उन्होंने इजराइल ने पूरा किया है, मगर आज कहीं भटक गए। पूरा का पूरा इस देश को खत्म कर देना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। जो बड़ी बातें हैं अभी आप बता रही थी कि 82 एयरबॉर्न डिविजन्स की बात करी थी, 2 मेरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है, और इसकी आज फुल पोटेंशियल लें तो 15,000 एयरबॉर्न डिवीजन में, पर वो 15,000 ला नहीं रहे हैं, बड़ी 5,000 की बातें कर रहे हैं। अभी एक पहले आप बीच में आया था कि 40,000 था, वो 50,000 हो गया। यदि हम ये मानते हैं कि 2 मेरीन एक्सपेडिशनरी कोर भी 5,000, ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फेजेस ऑफ ऑपरेशन सैंड मॉडल के ऊपर में आप कर सकते हैं, मगर जमीनी हकीकत के ऊपर में इस तरह से फेजेस करके कि हम फेज 1 ये करेंगे, फेज 2 करेंगे। सिन्हा सर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जितनी ट्रूप्स उन्होंने उतारी, उसमें वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। आप देखिए उन्होंने 10 लाख फोर्स खड़ी कर दी है। यदि आप वहां की जमीनी जॉग्रस माउंटेन है, यदि बंदर अब्बास से लेकर आबादान को ले लें और चाबहार तक, ये जॉग्रस माउंटेन का रेंजेस है, और इसके अंदर में उनके टनलिंग है। इन्होंने वो जो 40 किलोमीटर बाई 10-12 किलोमीटर में गाजा में नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो इसको कहां से कर लेंगे इतनी छोटी सी ट्रुप लेकर के। वहां तो डिवीजन आफ्टर डिवीजन इजराइल ने लगा रखा है। तो ये बचकानी बातें होती हैं। ये आप ये कर सकते हैं, जो पीट हेक्सेट हैं वो एक पुराने मेजर हैं और वो नेशनल गार्ड के थे, वहां से निकाला गया था, वो इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं। उसके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। मगर आप यदि एडमेंट हैं कि इस तरह से चीजें करेंगे तो आप, मेरे ख्याल से ये सैंड मॉडल के ऊपर पॉसिबल है, मगर ग्राउंड के ऊपर मेरी जो तजुर्बा कहता है नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, एक और खबर आ रही है सर, एक और अपडेट का हम रुख करते हैं, फिर दयाल सर के पास भी मैं आऊंगी। लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने मौत की पुष्टि भी यहां पर कर दी। तो हम जानते हैं कि इजराइल भी लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की बात भी इजराइल की तरफ से कही जाती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई रिहायशी इलाके हैं जो उन्हें भी इजराइल की तरफ से वहां पर भी बमबार्डिंग की गई है। और इधर अब इजराइल के सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। अब तक 10 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। राजीव, यहाँ पर इजराइल को भी अब नुकसान जो है वो धीरे धीरे उसका नुकसान भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आप जितना लंबा युद्ध को खींचेंगे नुकसान चौतरफा झेलेंगे, और इजराइल तो कई मोर्चों पर लगा हुआ है। बिल्कुल, और खासतौर से हिजबुल्लाह की बात करें तो लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, और जो जानकारी मिल पा रही है कि हिजबुल्लाह जो रॉकेट मिसाइल दाग रहा है इजराइल में, उसको इजराइल बहुत हद तक
ट्रैक भी नहीं कर पा रहा है, मतलब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम। और जैसे ही इजराइल जो है अपने आगे बढ़ते हुए दक्षिण लेबनान की बात करें, वहां उस और मूव कर रहा है, तो वहां उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से जो इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है, ये वाकई में कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। इससे पहले भी हमने देखा था कि हिजबुल्ला जिस तरह के FPV ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, और इजराइल के जो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली जो टैंक कहा जाते हैं, मरकावा टैंक जो होता है, उसको भी तबाह कर दे रहा था। तो मतलब ये है कि हिजबुल्ला की ताकत बहुत ज्यादा मतलब अभी भी कह सकते हैं बची हुई है। उस हालत में जब इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्ला और हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक इजराइल जो है ईरान पर हमला करता रहेगा, तब तक वो इजरायली सैनिकों को निशाना बनाता रहेगा। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर का हम यहाँ पर रुक कर ले रहे हैं, किस तरह से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। इससे जुड़ी हुई खबर है ये बहरीन से, ये खबर सामने आ रही, जहाँ पर अब अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। अमेरिकी की जो 5th बटालियन है उस पर यहाँ पर बड़ा अटैक किया गया है बहरीन में। बहरीन में मौजूद है अमेरिका की 5th फ्लीट, और ये एक और हमला यहाँ पर हुआ है। सिन्हा सर, इस 5th फ्लीट के बारे में हम लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि बहरीन तो लगातार निशाने पर है ईरान के, क्योंकि अमेरिका का जो बड़ा बेस है वो यहाँ पर है। जी हाँ, देखिए जो बहरीन में है उसकी 5th फ्लीट का मतलब है काफी एयरक्राफ्ट होते हैं। फ्लीट है, ये एक तरह का फटेला वहां है। कतार में अदुल बेस है, उसी के बगल में जो है वहां पर उनका सेंट्रल कॉम है। तो ये बड़े बेसेस है। बहरी कुवैत में देखिए तो सबसे ज्यादा सैनिक वहां पर है, कुवैत में। मगर यहाँ पर जो इनकी आ रही है अभी बहरीन के अंदर में, ऐसा है आकलन है और ये ख्याल से रिपोर्ट भी है, 100 बचे हैं केवल अमेरिकन सैनिक। ये पीछे चले गए हैं, वो अब वो रह रहे हैं 5 स्टार होटल में, सिविल लाइंस में चले गए, क्योंकि अटैक्स इतनी ज्यादा है बहरीन के अंदर में, कतार में, यूएई में, ये सारी जगह यही हो रहा है। यदि आप सऊदी अरेबिया को देखें तो प्रिंस सुल्तान का जो बेस है E3FX, ये कोई मार नहीं, 16 है टोटल अमेरिका के पास में, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया उनके जो रडार सिस्टम को। वो दिखा रहे हैं टीवियों के ऊपर में, वहां पर रिफ्यूलिंग जो उनके थे 12 वो क्षतिग्रस्त हैं। अमेरिका के लॉसेस जो मिलिट्री इक्विपमेंट का है, मिलिट्री हार्डवेयर का, आपने तो कवर किया ही है। इस 32 दिनों की लड़ाई में उनके रडार्स खत्म हुए, उनके थॉट सिस्टम हुए, उनके पैट्रियट बैटरी गए। तो मोर और लेस हम लोग कहते हैं इन द बैटल इट इज गेटिंग नेकेड। जब आप कुछ रोक नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ऑपरेशंस करेंगे। देखिए धीरे धीरे इनको सब समझ में आ रहा है, इन्होंने पेंटागन को पूरा, क्योंकि वहां प्रोफेशनल्स हैं। मगर जब आप पॉलिटिकली इसको कुछ करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम कुछ करेंगे ही करेंगे। अभी ये मूव कर रहे थे USS त्रिपोली, वो आकर डीगो गार्सिया में रुक गया है। जापान से चला था डीगो गार्सिया, इवन इट इज नॉट कमिंग। उसको ये एडमिन सीट में लेकर के आना है और यहाँ जाना है, बिकॉज वो एक एम्फीबियस ऑपरेशन, वो एक फोटेला है, एक फ्लीट है, जिसके अंदर में आप एम्फीबियस ऑपरेशन करना चाहते हैं। एक चीज और देखिए यहाँ पर सामने आ रही है, एक और खबर के लिए मैं आती हूँ। बातचीत के दावे पर यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, क्योंकि बातचीत को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे थे। प्रभुदयाल सर, हम देख रहे थे कि जो बात की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो भी यहाँ पर खोला हुआ था। तो अब वो कहाँ गया? क्योंकि जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ के संपर्क में होने की बात की जा रही थी, कालिबाफ ने तो खुद इस दावे से इनकार कर दिया कि कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, पाकिस्तान ने ट्रंप को गुमराह किया। ट्रंप ने जरूर वो 15 पॉइंट प्लान ईरान को भेजा था पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इस प्लान पे बातचीत करने को तैयार नहीं है। फिर भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को ये गुमराह किया, ये कहकर कि ईरान तैयार है, बातचीत के अच्छे चांसेस हैं वगैरह वगैरह। ट्रंप ने सोचा कि हाँ अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि उनको फीडबैक ये मिला था, ये गलत फीडबैक था। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बहुत घबराया हुआ है, वो नहीं चाहता कि ये वॉर ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर से भी फैल जाए और पाकिस्तान इसकी चपेट में आ जाए। पाकिस्तान को वाकई बहुत खतरा है। देखिए, अगर ट्रंप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में एयर बेसेस इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा
संकट हो जाएगा। वो मना कैसे करेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो इनके चाचा बने हुए हैं, उनकी तो वो बात मानते ही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट के तहत अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे दबाव लगाता है कि आपको हमारी सहायता करनी है, तब तो पाकिस्तान इस लड़ाई के चपेट में आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान एक घबराया हुआ देश है और इस वजह से वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ट्रंप को वो एक गलत इंप्रेशन दे रहा है कि प्रभुदयाल सर, यहाँ पर एक और एंगल में लेकर आना चाहती हूँ। जो युद्ध के लिए अरब देशों से पैसा मांगने की बात सामने आ रही है, क्योंकि व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, उन्होंने ये संकेत भी दे दिए हैं कि हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आगे आने वाले दिनों में अरब देशों से युद्ध के लिए पैसा मांगे। तो क्या स्टैंड यहाँ पर अब तक रहा है इस मामले में अरब देशों का, और जो स्थिति अब बिगड़ रही है उसके बाद क्या स्टैंड में कुछ चेंज आ सकता है? देखिए, अरब देश जो है खाड़ी के, ये मना नहीं कर पाएंगे ट्रंप को जो भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप इनको प्रोटेक्ट करना खत्म कर देंगे तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, बेसिस दे के अमेरिकन को इन्होंने बड़ी गलती की है, क्योंकि इन बेसिस से ईरान पे अटैक हुए हैं, तो इन अटैक्स की वजह से वो भी इस वॉर में कॉम्प्लिसिट हो गए हैं। तो ईरान ने कहा कि आपके बेसिस पे से हमको अटैक किया गया तो हम आपको अटैक करेंगे, तो इस लड़ाई के चपेट में आ गए। अब खाड़ी देश जो है बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का प्रोटेक्शन उनसे हट जाता है तो वो तो और भी सत्यानाश हो जाएंगे। उनके पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत कम है। वैसे भी अभी जो हालात है खाड़ी देशों के बहुत खराब है, रोज बरोज वहां अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जिस तरह की एक कल्पना की गई थी कि इतने अच्छे सुंदर देश बन रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह, वो सब जो ख्वाब हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं। और इस वक्त ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनको एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट का सामना करना पड़ा है कि इनका अब आगे क्या होगा। लेकिन इस सबके बीच में प्रभुदयाल सर, एक और बहुत अलग तरह की खबर यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं। जंग जारी रखने के पक्ष में नजर आ रहे हैं यहाँ पर यूएई और सऊदी अरब। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि यूएई भी जंग जारी रखने के पक्ष में है और सऊदी अरब भी जंग जारी रखने के पक्ष में यहाँ पर है। और जो बात अभी प्रभुदयाल सर आप कह रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ये मना नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को, और ये जो खबर है प्रभुदयाल सर, उसे आप कैसे देख रहे हैं कि जंग जारी रखने के पक्ष में यूएई और सऊदी अरब? पहले तो इन देशों ने पूरी कोशिश की ईरान को ये मैसेज देने की कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं, हमको अटैक ना करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ईरान ने अपने अटैक जारी रखे तब इनका रुख बदल गया, उनका कि अब हम पे अटैक्स होंगे ही तो फिर हम भी कोशिश करें कि कोई जवाबी कार्रवाई करें, खासतौर पे इन अटैक्स को रोकने के लिए। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये मजबूरन अब इस स्थिति में आती जा रही है कि इनको डायरेक्टली इस वॉर में शामिल होने के बारे में सोचना होगा और अमेरिका के साथ उनको खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो मैंने जैसे पहले कहा था, इनका तो बहुत सत्यानाश होगा।